हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 9th आईसीएससी और सीबीएसई दोनों का कंबाइंड जो चल रहा था हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसका अगला लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में सुना था कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन until and unless an external force is applied to it। और ये वाला लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन मोशन, रेस्ट। ठीक है, ये सब क्या होता है? इनर्शिया। ठीक है, इन सब की स्टेट को चेंज करने से रेजिस्ट करता है, वो क्या होता है? इनर्शिया। इनर्शिया तीन टाइप के बताए थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इन सब के दो दो एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को बता दिए थे। ठीक, फिर हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। मोमेंटम क्या था? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, और मोमेंटम की यूनिट क्या थी? केजी मीटर पर सेकंड। ठीक, और मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था उसमें? कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, इससे हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको हम ओवरऑल क्या बोलते हैं? न्यूटन। ठीक, फोर्स की जो, अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स क्या हो गया बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट केजी और उसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये तो एमपीएस में हो गई। एमपीएस क्या? मीटर, किलोग्राम और सेकंड। अगर आप लोग को ये सब नहीं समझ में आया तो पिछला लेक्चर उठा के देख लीजिए, उसमें मैंने सब कुछ बताया है डिटेल में। ठीक है, पिछले जो लेक्चर थे, पहला चैप्टर था, उसमें सब कुछ डिटेल में बताया। एमकेएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, और स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अच्छा, तो इसको अगर हम सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो सीजीएस में इसको केजी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी में कितने सेंटीग्राम होते हैं? 1 केजी में होते हैं हमारे 1000। ठीक है, 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और सेकंड तो सेकंड में रहेगा, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक, तो ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम ओवरऑल क्या बोलते हैं? डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में एक नंबर, पेपर में 1 नंबर का ये क्वेश्चन आ ही जाता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिए कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। तो अब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स की तरफ पढ़ते हैं। 2 एग्जांपल लेंगे। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है। तो देखो, एक तो जो सबसे ज्यादा एग्जांपल पूछा जाता है एग्जाम में, वो होता है कि क्रिकेट बॉल कैच करने के बाद फील्डर अपने हाथों को नीचे क्यों ले जाता है। ठीक है, बॉल ऐसे कैच कर लिया, ऐसे ही ले लो, तो ये नीचे क्यों ले जाता है? तो देखो बेटा, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम के क्या है? ये चेंज इन मोमेंटम के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा उतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक, लेकिन टाइम के क्या है? ये 1 अपॉन टाइम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? टाइम के। तो जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ही कम क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। जितना कम टाइम लगेगा उतना ही ज्यादा क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्लियर है बात? तो इससे हम कैसे, जैसे अगर क्रिकेट बॉल, उसको क्या है, हमें ऐसे, हम जैसे अगर हमने ऐसे कैच किया, ठीक है, कैच कर लिया, तुरंत कैच कर लिया, ठीक है, तो पहले वो ज्यादा मोमेंटम से आ रही थी बॉल, ठीक है, और एकदम से हमने उसका मोमेंटम क्या कर दिया? कम कर दिया। तो चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा हो गया, और टाइम क्या है? बहुत कम। टाइम क्या है? बहुत कम। और टाइम कम लगेगा तो फोर्स क्या एक्सर्ट होगा? ज्यादा एक्सर्ट होगा।
इसीलिए हम बॉल को क्या करते हैं, ऐसे थोड़ा नीचे लाते हैं, ठीक है, कैच करने के बाद ऐसे करते हैं। इससे क्या होता है, टाइम क्या हो जाता है ज्यादा, ठीक, यहाँ पे एकदम टाइम बस इतना, तो टाइम क्या हो गया कम। अब ऐसे हम ले आए हाथ, तो टाइम क्या मिल गया, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम में टाइम क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और ज्यादा टाइम हो गया तो फोर्स क्या होगा, कम एक्सर्ट होगा, और फोर्स कम एक्सर्ट होगा तो हम इजिली उस चीज को कैच कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्रिकेट बॉल वाली बात हो गई, क्रिकेट की बात हो गई। दूसरा एग्जांपल अगर ले सकते हैं हम, तो हम मान लीजिए जैसे हमने आपको उठा के जमीन पे फेंक दिया, मतलब समझ लो बात को, हमने आपको उठा के जमीन पे फेंक दिया, तो अगर एक सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर आपको अगर हम फेंकेंगे तो क्या होगा बेटा, ये तो एकदम हार्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम एकदम से क्या होगा, जैसे ही हमने आपको यहाँ से उठा के फेंका तो एकदम से क्या होगा, मोमेंटम खत्म, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये क्या, फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है सरफेस, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो टाइम, चेंज इन मोमेंटम के टाइम में क्या मिलेगा हमें, टाइम बहुत ही लिटिल, बहुत कम टाइम मिलेगा, इसलिए फोर्स क्या होगा, ज्यादा एक्सर्ट होगा। अब मान लीजिए हमने आपको उठा के गद्दे के ऊपर फेंका, ठीक है, गद्दा, तो गद्दा क्या होता है, फ्लेक्सिबल, क्या होता है, फ्लेक्सिबल, तो मोमेंटम चेंज होगा और टाइम क्या मिल जाएगा, थोड़ा तो टाइम मिलेगा, उससे तो ज्यादा ही टाइम मिलेगा, ठीक है, तो मोमेंटम यहाँ मान लीजिए एम बी है, यहाँ तक आने में एम यू हो गया, ठीक है, तो मोमेंटम क्या हो गया, एकदम से डिक्रीज नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लेके डिक्रीज हुआ, इसलिए फोर्स क्या होता है, कम एक्सर्ट होता है, ठीक है। इसलिए जो है जितनी लड़ाई होती है वो किसके ऊपर होती है, गद्दे के ऊपर होती है, ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लॉ की तरफ, उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसके बेसिस पे, ठीक। तो हमारा अगला लॉ क्या है, अगला लॉ है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या है बेटा न्यूटन का तीसरा नियम, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस लॉ के बारे में समझनी चाहिए, कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होता है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, क्या है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। मान लीजिए हमने इस बोर्ड पे मारा, ठीक है, तो हमने क्या किया, बोर्ड पे क्या दिया, एक्शन, उतना ही रिएक्शन फोर्स बोर्ड हमारे हाथों पे देगा, ठीक है, उतना ही रिएक्शन फोर्स बोर्ड हमारे हाथों पे देगा। तो इसीलिए जब हम बोर्ड पे मारते हैं तो हमें भी क्या होता है, दर्द होता है, क्यों, क्योंकि बोर्ड भी हमें रिएक्शन देगा, क्लियर है बात को। तो जो जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जांपल लेने की कोशिश करें, तो हमने मान लीजिए बंदूक चला रहे हैं, बड़ी वाली बंदूक होती है ना, तो उसको क्या करते हैं, कंधे पे रख के चलाते हैं, ठीक है, ऐसे चलाएंगे तो बढ़िया से नहीं चला पाओगे, ऐसे चलाओगे तो क्या, हमने एक्शन दिया तो अपोजिट रिएक्शन हमारे कंधे पे मिला, तो ठीक है, एक जर्क मिलता है, क्या मिलता है, एक जर्क मिलता है पीछे की तरफ, इसलिए देखते हैं जब बंदूक चलती है तो आदमी खुद हिल जाता है पूरा, समझ गया बात को। तो ये क्या है, और जो हम पैदल चलते हैं उसमें भी क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स का काम होता है, ठीक। हमने अपना पैर से ऐसे चल के देख लेते हैं, ठीक है, पैर से जमीन पे क्या लगाया, एक्शन, पैर से फुट से हमने अपनी जमीन पे क्या लगाया, एक्शन लगाया, और जमीन हमारे फुट पे क्या लगाती है, रिएक्शन लगाती है, और हम लोग क्या आगे चलते हैं, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के, ठीक। तो अगर आप लिखना चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या है बेटा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस पे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे F12 फोर्स लगाएगा, ठीक है, F12 या फिर F21 मान लीजिए, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, 2 पे कितना फोर्स लगाया,
फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। फिर से देखो, फोर्स ऑन टू, टू पे फोर्स ड्यू टू 1, 1 के कारण, ठीक है। तो 2 भी 1 पे फोर्स लगाएगा, वो क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब इन दोनों की डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या है, एकदम अपोजिट है। ये अगर इस साइड लग रहा है तो ये वाला किस साइड लग रहा है, दूसरी साइड लग रहा है। तो ये दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अपोजिट साइन को हम करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। अपोजिट का मतलब माइनस। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक। तो जितना फोर्स 1 ने 2 पे लगाया है उतना ही फोर्स 2 1 पे लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में, ठीक। तो ये क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम। समझ गए आप लोग बात को। तो इसके जो और एग्जांपल्स हैं, जैसे बोट वाला, बोट से उतरते समय आप लोग क्या गिर जाते हो, क्यों गिर जाते हो, क्यों, क्योंकि आप बोट पे फोर्स लगा देते हो, बोट आप पे फोर्स लगाती है और आप गिर जाते हो, ठीक है। मतलब अगर ठीक ठाक चल रहे हो तो नहीं गिरोगे, जैसे कोई नया है उसको कुछ नहीं पता, गया बोट से ऐसे उतर रहा हो, नीचे पानी में गिरा, है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सब किससे बेस्ड पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम एक दो न्यूमेरिकल इस चैप्टर के अभी करेंगे, और बाकी अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम कम से कम 5 से 8 न्यूमेरिकल करेंगे, जो एग्जाम्स में आते हैं, कुछ इजी और कुछ थोड़े लेंथी, क्लियर है। चलो चलो एक क्वेश्चन लिख लो। ए बॉडी इज मूविंग with a velocity of 108 kilometer per hour comes to rest in 108 in 30 seconds, ठीक है। 30 सेकंड में क्या, ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1। अब ये देखो, फर्स्ट जो चैप्टर है उसके बेस पे सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे फर्स्ट चैप्टर के बेस पे होंगे। बस इसमें एक नया फॉर्मूला क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है, ठीक है। कैलकुलेट द रिटार्डिंग, ठीक, तो जो रिटार्डिंग फोर्स लगा है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, देखो अगर एक्सीलरेटर ले रहे होते तो गाड़ी की स्पीड क्या होती, बढ़ती, ठीक है। और अगर हमने ब्रेक मारे तो गाड़ी की स्पीड क्या है, कम हो गई, और वो कम होने को क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 108 किलोमीटर पर आवर से वेलोसिटी कहाँ पहुंच गई, 0। रेस्ट का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी कहाँ पहुंच गई, 0। तो हम लिखेंगे गिवन, हम लोगों को गिवन क्या क्या है, जो u है इनिशियल वेलोसिटी, गाड़ी किस वेलोसिटी से चल रही थी, 108 किलोमीटर पर आवर से। अब ये किलोमीटर पर आवर तो हमारा एमकेएस सिस्टम नहीं है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एमकेएस सिस्टम में। और उसके लिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर। 18 6 108 6 5 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, ए बॉडी ऑफ मास 100 kg, ठीक है। मास कितना गिवन है, 100 kg इज मूविंग, ठीक। और क्योंकि ये रेस्ट पे आ गई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। टाइम कितना लग रहा है भैया रेस्ट में आने में, 30 सेकेंड। तो टाइम कितना हो गया, 30 सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, टू कैलकुलेट फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपको पता है 100 kg, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन आपको निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है,
चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सीलरेशन क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां से अगर एक्सीलरेशन निकालेंगे, v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन t की वैल्यू कितनी है 30। तो 0 माइनस 30 कितना हो जाएगा, -30। -30 अपॉन 30 कितना, माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना हो गया, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, तो माइनस मैंने यहाँ पुट किया तो कितना, माइनस का 100 न्यूटन। कितना आ गया आंसर, -100 न्यूटन। क्लियर है बात। तो अगर आपसे क्या पूछा, कैलकुलेट द रिटार्डिंग फोर्स, तो फोर्स कितना हो गया, -100 न्यूटन। और अगर आप रिटार्डिंग फोर्स की बात करेंगे, तो रिटार्डिंग फोर्स का मतलब क्या है, नेगेटिव फोर्स ही है। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो रिटार्डिंग फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव फोर्स। ठीक, तो नेगेटिव फोर्स कितना हो गया, 100 न्यूटन। क्लियर है बात। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट टॉपिक चैप्टर का, लास्ट टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ, इस चैप्टर में आईसीएसई बोर्ड में ग्रेविटेशन भी है। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो क्या है, सीबीएसई बोर्ड का जो अगला चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके साथ हम लोग कंपाइल करके उसको पढ़ेंगे। समझ गए बात को। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, लास्ट टॉपिक है। तो इसका मतलब, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है सबसे पर। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल कोई भी चीज उस पर असर नहीं करेगी। एक्सटर्नल चीजों को इग्नोर करके जो सिस्टम बना है वो क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, टोटल मोमेंटम क्या होता है बेटा, कंजर्व होता है। या फिर आप इसको कोलिजन, अगर मान लो दो गाड़ी एक दूसरे से टकरा रही हैं, ठीक है, दो गाड़ी एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो उस सिस्टम को आप क्या मान लोगे, एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लोगे कि भैया इस सिस्टम के अंदर जो है दो गाड़ियां टकरा रही हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखो तो लिख सकते हो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन माने टकराना, इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, टकराने के पहले का जो मोमेंटम होता है और टकराने के बाद का जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसको नोट करके अभी हम इसको डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो जब तक। ठीक, तो ये हमने मिटा। अब देखो भाई, मान लीजिए कंडीशन क्या है, तो पहले एक बॉडी ये है, एक मान लो कार मान लो। ठीक है, दो कार हैं, एक m1 मास की है, एक m2 मास की है। ठीक है, ये u1 वेलोसिटी से चल रही है और ये u2 वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, अब अच्छा ये बताओ कि भैया इन दोनों के बीच में टक्कर होनी है, टक्कर होनी है, ये चीज कंफर्म है, क्योंकि हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम इन लोगों को एक्सीडेंट कराएंगे ही कराएंगे, चाहे जैसे कराएं। ठीक है, तो ये m1u, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, m1u1। ठीक है, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मोमेंटम। तो इन दोनों का प्रोडक्ट m1 इंटू u1 क्या हो गया, इसका मोमेंटम हो गया।
m2 इंटू u2, ये क्या हो गया, इस बॉडी का मोमेंटम हो गया। ठीक है, तो अच्छा टकराने की कंडीशन क्या होगी कि u1 जो है u2 से बड़ा होना चाहिए। भैया पीछे वाली गाड़ी की स्पीड आगे वाली गाड़ी से ज्यादा होगी तभी तो भैया दोनों गाड़ी टकराएंगी। आगे वाली तेज भाग रही 100 पे, पीछे वाली 80 पे भाग रही, तो क्या कभी कोलिजन हो पाएगा? क्या दोनों टकरा पाएंगी? नहीं टकरा पाएंगे, है ना। तो और आगे निकल जाएगी, तो ठोकते रहो, फिर तो ना हो पाएगा। तो जो पीछे वाली गाड़ी है उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, आगे वाली गाड़ी से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो भैया क्या हुआ, दोनों क्या हो गए भैया, दोनों गाड़ियों की टक्कर हो गई, दोनों गाड़ियों की क्या हो गई, टक्कर हो गई। तो अब इस केस में क्या हुआ, दो केस बने, क्या बने, दो केस बने। ठीक है, या तो क्या हो गया बेटा, या तो दोनों गाड़ियां एक दूसरे से चिपक गई और चिपक के चल रही हैं, क्या हुआ, या तो दोनों गाड़ी एक दूसरे से चिपक के चल रही, ठीक है। जैसे मान लो एक छोटी सी कार चल रही है नन्ही सी, ठीक है, और पीछे से आ गया बिल्कुल बड़ा सा डंपर, और उसने क्या किया, गाड़ी में टक्कर मारी और दोनों जो है चिपक के चली गई। ठीक है, दोनों चिपक के चली गई, तो क्या हो जाएगा बेटा, टोटल मास क्या हो गया, m1 प्लस m2। मास टोटल क्या हो गया दोनों का मिला के, m1 प्लस m2। ये नहीं कि उसके अंदर घुस गई है गाड़ी, ऐसा नहीं हुआ, मतलब दोनों चिपक के चली गई। तो टोटल मास कितना हो गया, m1 प्लस m2, और वो दोनों v वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। ठीक है, तो और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, ये तो पहली कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन बनी कि दोनों क्या है, अलग अलग वेलोसिटी से मूव करने लगे। तो m1 ये है, m2 ये है, तो ये v1 वेलोसिटी से मूव करने लगी और ये v2 वेलोसिटी से मूव करने लगी। क्लियर है, क्या हुआ भैया, दो गाड़ियां थी, एक m1 मास की, एक m2 मास की, एक की वेलोसिटी u1 थी, एक की वेलोसिटी u2 थी। इसका मोमेंटम m1 u1 था, इसका मोमेंटम m2 u2 था, और ये दोनों आपस में टकराई, ये दोनों आपस में टकराई। तो दो कंडीशन बनी कि व्हेन दे स्टिक टुगेदर, जब वो क्या है एक दूसरे से चिपक गई, व्हेन दे स्टिक टुगेदर, ठीक, एक दूसरे से चिपक गई, और व्हेन दे डू नॉट स्टिक टुगेदर, ठीक है, वे वो अलग अलग चलने लगे। ठीक, तो पहले कंडीशन में क्या हुआ कि वो एक दूसरे से चिपक गई, तो m1 प्लस m2 मास हो गया, और v वेलोसिटी से पूरा मास, पूरा जो आइटम है वो v वेलोसिटी से मूव करने लगा। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या है कि भैया टक्कर मार दी, एक दूसरी स्पीड से चलने लगी और पीछे वाली दूसरी स्पीड से चलने लगी, तो एक m1 v1 से चल रही, एक m2 v2 से। तो इस केस में टोटल मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम यहाँ पे होगा क्या, m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक, ये क्या हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2, और यहाँ पे इस केस में टोटल मोमेंटम क्या होगा, m1 प्लस m2 इंटू v। ठीक है, जब दोनों गाड़ियां आपस में चिपक गई तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया, m1 प्लस m2 इंटू v। तो पहला कंडीशन क्या बन गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से क्या हुआ, मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद का m1 प्लस m2 इंटू v। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने बंदूक मारी, गोली मारी बंदूक से, ठीक है, बंदूक से गोली मारी धक्के से, और एक लकड़ी का खपच्ची थी, लकड़ी खपच्ची मतलब बोल सकते हैं इसको वुडन ब्लॉक, ठीक, वुडन ब्लॉक, ठीक, तो वुडन ब्लॉक थी, यहां से चली गोली, ठीक है, गोली चली और वुडन ब्लॉक में गोली क्या हो गई, धस गई, गोली धस गई, और वुडन ब्लॉक और गोली दोनों साथ में चल रहे हैं। तो ये अब तो ये वाली कंडीशन समझ में आई कि कैसे दोनों एक साथ चिपक सकते हैं, कैसे कि भैया गोली चली और वुडन ब्लॉक में धस के एक साथ वुडन ब्लॉक और गोली दोनों चलने लगी। ठीक है, कोलिजन का मतलब ये नहीं कि केवल कार और बस और ये सब ट्रेन इन्हीं सब का एक्सीडेंट होगा, ठीक, गोली और वुडन ब्लॉक का भी। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, पहली कंडीशन हो गई, जब व्हेन बोथ स्टिक टुगेदर। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मिनट, हाँ दिख रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि भैया ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2,
और आफ्टर कोलिजन दूसरी कंडीशन में क्या होगा, इसका मोमेंटम m1v1, इसका मोमेंटम m2v2, तो जो टोटल मोमेंटम होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। तो m1v1 प्लस m2v2, तो आप लोग बात समझ गए होंगे कि भैया जब टकराव होता है, एक्सीडेंट होता है, कोलिजन होता है, कुछ भी होता है, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, m1u1 प्लस m2u2, अगर दोनों चिपक गए एक साथ तो m1 प्लस m2 इंटू v हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, और अगर दोनों अलग अलग चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा उस केस में, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। क्लियर। तो चलो इन दोनों केस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, पहला तो कर चुके हैं। ए कार इज मूविंग with a velocity of 36 kilometer per hour is hit by another car coming from behind with a velocity of मान लीजिए 54 किलोमीटर पर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन का मतलब समझ लोगे तो वैसे ही हो जाएगा सॉल्व। इफ द फर्स्ट कार आफ्टर कोलिजन starts moving with a velocity of 72 kilometer per hour, calculate the velocity of 72 ज्यादा हो जाएगा, 36 72 बहुत ज्यादा तेज भागने लगी, पहले 36 भाग रही थी अब दुगनी स्पीड से भागने लगी, ठीक है। ये तो फर्स्ट चलो 72 ही लेने दो, ठीक। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेकंड कार, गिवन द मास ऑफ फर्स्ट कार इक्वल टू 1000 kg और सेकंड कार का मास गिवन है आपको 1500 kg, ठीक है। एक मान लो अपनी हो गई क्या कहते हैं छोटी वाली आल्टो और दूसरी हो गई अपनी स्कॉर्पियो, ठीक। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है, देख लेना कितने नीचे तक लिख पाएंगे, ताकि पूरा बोर्ड तो उसमें अभी है जगह है बहुत, ठीक। एक देखो अब क्वेश्चन का मतलब समझो, एक कार है, ठीक, फर्स्ट कार, तो उसका वजन कितना है, m1 इक्वल टू 1000 kg, ठीक है। वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, u1 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये mks में तो है नहीं, तो इसको mks में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू 5/18, 18 2 जा 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पीछे से दूसरी गाड़ी आ रही है, उसका वजन कितना है 1500 kg, ठीक है। और दूसरी गाड़ी का जो क्या कहते हैं वेलोसिटी है वो कितनी की मैंने 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 का
मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 जा 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पहली कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलने लगी, मतलब 72 किलोमीटर पर आवर से चलने लगी है। तो v1 जो इसका वेलोसिटी होगी पहली कार की वो कितनी हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितनी है इंटू 5/18 18 करोगे ये कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और हमें v2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है v2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने गिवन लिखा। अब बस हमने जैसे ही गिवन लिखा हमें पता है हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है m1u1 प्लस m2u2। अब क्योंकि दोनों कार अलग अलग चलने लगी तो सेकंड वाला फॉर्मूला ले कौन सा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक, चलो तो ये ऊपर मिटा देते हैं। आप लोग क्वेश्चन चाहे तो पॉज करके लिख लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर कॉपी में पहले लिख ही लो पॉज करके। ठीक, ये मिटा देते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा। ठीक, तो हमें पता है सेकंड फॉर्मूला लगेगा कौन सा लगेगा m1u1 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो रख दो, बस वैल्यू पुट करनी है आपको। m1 की वैल्यू 1000, u1 की वैल्यू 10 प्लस m2 की वैल्यू 1500, u2 की वैल्यू कितनी हो गई 15 इक्वल टू m1 की वैल्यू 1000 इंटू v1 की वैल्यू 20 प्लस m2 की वैल्यू 1500 और v2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। दो एक तो स्मार्ट तरीका क्या है, यहाँ पे आपको 2 जीरो दिख रहा है, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो, सारे जीरो जीरो कैंसिल कर दो, 4 जीरो। ठीक है, क्योंकि कैसे कैंसिल कर दिए 200 प्लस 300 लिखा जाए जैसे यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू 400 प्लस 100 लिखा है। ठीक है, 200 300 500 होता है, 400 प्लस 100 500 होता है। तो 100 कॉमन कर लो, यहाँ से 100 कॉमन कर लिए कितना बचा 2 प्लस 3, और यहाँ से अगर 100 कॉमन कर लोगे कितना आएगा 4 प्लस 1। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो सकता है, ऐसे हमने सारे 100 कैंसिल कर दिए कॉमन कर दिए। 2 प्लस 3 5 और 4 प्लस 1 5, वही आ गया हमें पास। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 जीरो 1 जीरो बचा 1 जीरो, तो ये बचा कितना 100 प्लस 15 इंटू 15 225 इक्वल टू 10 इंटू 20 200 प्लस v2। ठीक है, ये 225 प्लस 100 कितना हो गया 325, और ये वाला 200 क्या आएगा इस साइड आएगा, तो कितना -200 इक्वल टू v2, ये कितना 15 v2। ठीक है, 15 v2। तो 325 में 200 कितना गया, कितना बचेगा 125 इक्वल टू 15 v2। मतलब क्या आ गया बेटा 15 v2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 125। तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 डिवाइडेड बाय 15। सिंपल, बस सॉल्व कर लो इसे। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 जा 5 5 जा 25, 25/3 तो कितना होगा 25/3 मीटर पर सेकंड, या फिर आप लिख सकते हो 8 होल 1/3 मीटर पर सेकंड। या तो ये ऐसे लिख दो, या तो ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो 8.33 मीटर पर सेकंड, जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों तरीके सही हैं। तो ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन था कि जब दोनों क्या है अलग अलग स्पीड से मूव करने लगे। अब देखो ये अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जब दोनों ऑब्जेक्ट क्या है मतलब एक साथ स्टिक होके एक ही स्पीड से मूव करने लगते, एक तो देखेंगे, और बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस चैप्टर के वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर पसंद आई हो वीडियो, अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो
तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए, अपना फीडबैक दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, ठीक है, तो नीचे उस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो हम अगली वीडियो में उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर, घर पे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, जय हिंद जय भारत।